हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। मैं हूं आप सबकी निशु मैम और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का चैप्टर 4th। तो बहुत आसान सा चैप्टर है और इस बार वैसे भी इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी बचा ही नहीं है यार, बिल्कुल ऐसे पिद्दू सा चैप्टर रह गया, कुछ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हेलो कार्बन, माय नेम इज निशु, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा तो नाम कार्बन है, बताओ तुम्हारी क्या खास बात है? भाई तुम्हारे ऊपर पूरा चैप्टर कैसे बना दिया गया, मेरे ऊपर तो कोई चैप्टर नहीं बना। तो कार्बन आपको बता रहा है कि उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं, तो सुनो ध्यान से। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका नाम सी है। ओ, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भैया पता है, आगे बताइए। तो यार ध्यान से सुनते जाना, कुछ छोटी छोटी बातों से निकलती हुई बहुत खास खास बातें आपको पता लगने वाली है। तो हमें सबको पता है कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ध्यान रखना उसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर मैं 6 की कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो वो बनेगी 2 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स अगली वाली शेल में चले जाएंगे, है ना। तो जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसको हम वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ 6 6 6 ही इसके अंदर भरा होता है। जो अगर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास नंबर क्या बनेगा? दोनों को जोड़ दो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, 12 इसका मास नंबर होता है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है इसके सेकंड पीरियड के अंदर ये आता है, क्योंकि 2 शेल्स हैं, सेकंड पीरियड में ये आता है और उसका जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 14th ग्रुप। ये 14th ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो भी 4 होती है, जिसको हम इसी वजह से कार्बन को टेट्रावैलेंट भी बोला जाता है। सो ये हो गई इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यूनिक का मतलब बिल्कुल अलग, ऐसा क्या है कार्बन के अंदर, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरों में नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कार्बन के पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब वो अपने ही जैसे एटम्स के साथ लिंक होते 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 लंबी लंबी चेन, ब्रांच या रिंग फॉर्म बना सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी कार्बन जोड़ दूं तो इधर इस वाले कार्बन के भी आगे रास्ते खुल गए, यहाँ जोड़ दूं तो इसके भी आगे रास्ते खुल गए। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, कार्बन कितने भी कार्बन के एलिमेंट्स के साथ जुड़ के लंबी लंबी चेन, ब्रांच या फिर साइक्लिक फॉर्म क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग? इसको समझने से पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड समझ लीजिए। क्या टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है? जब दो एलिमेंट या एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, तो दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक होती है आयोनिक, ठीक है, और दूसरी होती है कोवेलेंट। दोनों में क्या फर्क है? बहुत ही इजी सा है, ध्यान से समझते जाना। अगर मैं बात करूं आयनिक की, तो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर या तो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा होते हैं, या उसको किसी के साथ जुड़ना है उसको लूज करना पड़ेगा, या फिर वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब वो ले लेता है। जो लूज करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करता है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। सबसे आसान सा एग्जाम्पल जो आप लोग करते आ रहे हो आज तक, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो Na पॉजिटिव क्यों बनता है? क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, है ना। तो वो बन जाता है 2 8 1। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हर एक के पास यही रीजन है, हमें स्टेबल होना है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। तो यही तो ये चाहता है। ये क्यों चाहेगा कि इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहे? ये चाहता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहे लास्ट शेल में। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, इसको इसकी जरूरत नहीं है, तो ये दे देता है, ठीक है। जब ये दे देता है तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव। और इसी तरह से Cl नेगेटिव जो है, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 8 7। इसके लास्ट शेल में 7 हैं। अब ये चाह रहा है कि इसको मिल जाए कहीं से, तो यही वाला जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला ये ले लेता है। तो ले लेता है, इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन यही वाला काम कार्बन क्यों नहीं करता भाई? अगर ये दोनों कर सकते हैं, Cl और Na दोनों कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहा कार्बन? तो ध्यान से सुनो, कार्बन क्यों नहीं कर सकता। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये बेचारा इतनी कंफ्यूजन में है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूं तो लूं कैसे, और चारों इलेक्ट्रॉन निकालूं तो निकालूं कैसे। क्योंकि लेने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लेगा तो अंदर जो न्यूक्लियस है ना,
न्यूक्लियस की इतनी पावर नहीं है कि वो 4 पहले से 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और 4 और लेके 10 इलेक्ट्रॉन रख ले अपने पास। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेके C4 नेगेटिव बन जाए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरी चीज रही कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो कि कार्बन के पास नहीं होती है। ठीक है, सो इट मीन्स ये C4 पॉजिटिव भी नहीं बन सकता। तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। अब क्या बचा, बेचारा क्या करे, वो जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ। क्या होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेना सामने वाले के साथ कि ना तो उसके पास कोई कमी रहे ना इसके पास कोई कमी रहे। अब देखिए कैसे करता है शेयरिंग। तो शेयरिंग के मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं कि शेयरिंग से पहले कि कोवेलेंट बॉन्डिंग 3 तरह की होती है। कैसी? एक तो वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, दूसरा या तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड। इससे ज्यादा मत बना देना भाई, 3 ही बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिंगल बॉन्ड के लिए एग्जांपल देती हूँ। मैं कोई और एलिमेंट लेके आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। सबसे पहले जैसे कि हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इसका एटॉमिक नंबर है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। सो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं ऐसे लिख दूंगी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको सामने अपना भाई दिख रहा है जो इसी का जुड़वा हम शक्ल है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला भाई मन में सोच रहा है कि मैं इससे इलेक्ट्रॉन कैसे लूं, अगर मैंने इससे ले लिया तो उसके पास नहीं बचेगा। वो भी यही सोच रहा है कि मैं इससे कैसे लूं। तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि यार चल, तेरे पास भी नहीं है मेरे पास भी नहीं है, तो दोनों जोड़ लेते हैं, हाथ मिलके करते हैं दुनिया का सामना। तो इससे वो क्या करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो हर एक के बस की बात नहीं है कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ड्यूप्लेट भी कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाएंगे तब भी वो स्टेबल है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, ऐसे ही दूसरा वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। तो दोनों के पास अब 2-2 हो गए ना, कॉमनली म्यूचुअली इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सो अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड से क्या कर लेते हैं, एक जुड़ जाते हैं। समझ गए? तो इस तरह से H2 बनता है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड इस तरह से हम दिखाते हैं। ओके, ये रही बात सिंगल बॉन्ड्स की। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगी डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल ले रही हूँ ऑक्सीजन का। ये है ऑक्सीजन। आप सबको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो मैं उसको लिखूंगी 2 6, मतलब उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ ऑक्सीजन ली, उसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ये 2 भाई थे, इन लोगों ने आपस में सोचा कि यार शेयर ही करने बेटर है, ना तो तू दे सकता है ना मैं दे सकता हूँ, दोनों या तो दोनों ही कंगाल हो जाएंगे या एक माला माल हो जाएगा दूसरा कंगाल हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर ये दोनों जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भाई भाई हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी हाइड्रोजन से सलाह की, तो इन्होंने भी वही आपके जैसा जैसे उसने किया उसने भी वही कर दिया। क्या किया, देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो बस इसको 2 चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, ये सामने से 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना घेरा बना लेता है। अब ये कह रहा है कि मुझे भी तो 2 चाहिए, तो ये उसके वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स पे घेरा बना लेगा। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया, बस शेयरिंग की है, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। इससे क्या फर्क पड़ गया कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए हैं। अब दोनों को दुनिया वाले कोई ताना नहीं मारते कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, पैसा है, धन है, क्या है। तो ये कहेंगे कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है, हम दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंगल बॉन्ड लगाया था, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लगाऊंगी, इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया, ऐसे इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया। तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक और है, एक और यहाँ पे बन जाएगा। तो ये दिखेगा इस तरह से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो। सो इस तरह से बनता है डबल बॉन्ड। और अब मैं बात करूंगी ट्रिपल बॉन्डिंग की। वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे करना है, पर मैं फिर भी तुम्हें करवाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी बनेगा 2-5। तो मैंने 2 नाइट्रोजन लिए, दोनों को आमने सामने रखा, 5 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। ठीक है, अब वही बात है, 5 है, 3 और चाहिए, तो ये क्या करता है,
ये कहता है कि यार भाई ऐसा करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ने किया, जैसे ऑक्सीजन ने किया, चल हम भी कर लेते हैं यार, तेरा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। तो वो दूसरे वाला मान जाता है। वो क्या करता है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर घेरा बना लेगा, यहाँ से ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर घेरा बना लेगा। हो गए पूरे, दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी थी वो हो गई पूरी। ये 3 जो आपको इलेक्ट्रॉन के पेयर्स दिख रहे हैं, तो एक ने ये सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, 3 मिलके क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इस तरह से बन जाता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ऊपर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा सकते हो। सो दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जो कि बाकी एलिमेंट्स ना करते हुए कार्बन यही वाली चीज करता है। तो देखिए कैसे करता है कार्बन। इट कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग, इट मीन्स दैट इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ये सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉर्म बना सकता है। तो आप ये दिखा सकते हो ये सिंगल बॉन्ड कैसे बने हैं। अब देखिए ये कार्बन कार्बन, लेकिन आसपास इसके हाइड्रोजन भी है। तो इसी को मैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से दिखाऊंगी। आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने कैसे करना है इसको। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे ये कैसे बना था, एक कार्बन, मतलब आपको फॉर्मूला दे दिया C2H6, इसका हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, 2 कार्बन लिख दिया आपने सामने, है ना, और आसपास 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये 1 2 3 4, ये थोड़ा सा इसके अंदर देखने में ध्यान से देख लेना, और ये हो गया। अब ध्यान से देखो, सबके मैंने एक मैपिंग कर दी कि इस तरह से इसको रखा जाएगा, लेकिन अभी इसके इलेक्ट्रॉन्स लगाए नहीं है। तो अब लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 कर दिया हमने। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के पास भी आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने ये हाइड्रोजन को दे दिया एक एक इलेक्ट्रॉन। ये मैंने थोड़ा सा इधर साइड लगा रही हूँ, दिख जाए आपको, ये बन गए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हें देख के पता चल गया कि यार सारे इलेक्ट्रॉन्स रखने के बाद अब क्या करा जाए, कैसे उसकी क्लाउडिंग करके कैसे उसको पूरा किया जाए। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन की भूख को शांत करो। क्या करोगे, हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, ये कर लिया उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ऐसे ही इस हाइड्रोजन को करके दिखा दीजिए, यहाँ पे भी करके दिखा दीजिए, सेम हियर। देन ये हो गया सारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम हो गया। अब करते हैं कार्बन का काम। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखो कार्बन जो है, कार्बन के पास कौन सा कलर लूं, ये ले लेते हैं। चलिए, जो कार्बन है इट्स वेरी लाइट, लेट्स चेंज द कलर, ये ले लेते हैं, है ना। तो जो कार्बन है, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, देखो रेड कलर में तुम्हें दिख रहा है, और अब इसको 4 और चाहिए। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक ही हो गया। तो इसको अपना क्लाउड पूरा करना है। कैसे करेगा ये, इलेक्ट्रॉन्स को लेता हुआ अपना क्लाउड पूरा। ये इसने कर लिया अपना क्लाउड कंप्लीट। हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके खुद के और 4 इसने आस पड़ोस से ले लिए। ऐसे ही इस कार्बन ने भी तो करना है ना, ये भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता हुआ अपना कर लेगा क्लाउड कंप्लीट। ठीक है, तो देख लीजिए क्लाउड के अंदर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इन दोनों ने मिलके ये सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऐसे इसने बना लिया, ये इसने बना लिया, इन दोनों ने बना लिया, इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया और इसने भी बना लिया। बन गया ये स्ट्रक्चर सामने जो मैंने आपके बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे तो आपको बना के दिखाने होंगे। अब इसके अंदर क्या फर्क पड़ा, इसमें बस इतना सा फर्क पड़ा कि इसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं थे। देखो मैं अगर इसी के अंदर तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा दूं और मैं इधर से भी इस हाइड्रोजन को हटा दूं, तो जो कार्बन है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचता था वो यहाँ आके खत्म होगा ना, अंदर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 और हटा दो बस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सारा है डबल ट्रिपल बॉन्ड का खेल। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी यूनिक है, दैट इज टेट्राकोवेलेंसी। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि टेट्रावेलेंसी ऐसा नहीं है कि कार्बन की ही होती है, नहीं, सिलिकॉन भी तो है उसी केस में। सिलिकॉन के भी लास्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिलिकॉन का ये केस नहीं है कि वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, वो आयनिक करता है यार। तो ये इस वजह से हम इसको कार्बन के चैप्टर में नहीं लाते, मतलब कार्बन जैसी यूनिक प्रॉपर्टी वाला नहीं कह सकते। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वैलेंस शेल में, देख सकते हो आप, 1 2 और ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वैलेंस शेल में। दैट इट कैन ओनली फॉर्म कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ शेयरिंग करके ही ये कंपाउंड बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। सो इट, इसका मतलब ये हो गई इसकी यूनिक प्रॉपर्टी कि ये सिर्फ शेयरिंग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए पॉलीमराइजेशन, ये एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जो कार्बन के पास है। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन का मतलब समझाऊंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी कार्बन कैसे करता है पॉलीमराइजेशन। अब देखो जैसे कि एक एक मोती से मिलके माला बनती है, वाह 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 क्या बात बोली है मैम। देखो अगर मैं इन सभी मोतियों को इकट्ठा कर दूं, ये मैंने एक एक सुंदर सुंदर व्हाइट कलर के मोती ले लिए और उनको एक ही धागे के अंदर पिरो दिया, तो बन गई आपकी माला, शादी संपन्न हुई, स्वाहा। शादी नहीं करनी है हमने यहाँ पे, अभी तो हम सिर्फ 10th क्लास में पढ़ते हैं मैम, अभी शादी नहीं करेंगे। चलो शादी मत करो, मतलब समझो ध्यान से, तुम्हें शादी की बहुत पड़ी है। ये एक जो मोती है ना, सिर्फ इसको इतना समझो कि ये एक मोनोमर है। क्या है? मोनोमर। एक मोती अगर मोनोमर है मतलब सिंगल यूनिट को हम मोनोमर कह रहे हैं। सिंगल यूनिट मतलब एक सिंगल है, और इसी के जैसे जब बहुत सारे ये जुड़ गए, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो सारे जुड़ गए हैं, ये सब जुड़ने के बाद क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स। क्या कहलाते हैं? पॉलीमर्स। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के केस में आपको नीचे मैंने एक एग्जांपल क्या दिया है कि पहले तो पढ़िए क्या लिखा है, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अदर एटम्स के साथ, क्योंकि उसकी इसी एबिलिटी की वजह से वो पॉलीमर्स भी बना लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन का यूनिट, कार्बन का कंपाउंड ले लूं जो कि इथीन है, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, C2H4 इथीन। अब तुमने पॉलीथीन तो सुना ही है, मार्केट में मिलता है, 10,000 करोड़ सब्जियां इसी के अंदर तुम सब लोग पूरी दुनिया लेकर आते हैं। तो यार ये जो पॉलीथीन है ये इथीन से बनता है। इथीन के नंबर ऑफ n टाइम्स जब कंपाउंड्स जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीथीन बना देते हैं। ठीक है, तो ये इथीन है, ये मोनोमर है, और जो बना, जो सामने बन रहा है वो क्या है? पॉलीमर है, ये पॉलीमर है। ठीक है, तो इसी तरह से बस आपको लर्न करना है कि कार्बन की कोई भी मोनोमर फॉर्म जब n नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, जब वो जुड़ जाते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड आपको हटा के इस तरह से दिखा देना है और उसको ब्रैकेट में नीचे n को ले जाना। तो ये पॉलीमर बन गया, पॉलीइथीन। अगली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है आइसोमेरिज्म, जो कि आपसे पूछ भी लिया जाता है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल भी दिया जाता है। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे करेंगे। आइसोमर्स का मतलब क्या है? देखो आइसो वर्ड का मतलब समझ लीजिए एक जैसा। ठीक है, तो कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग सेम, आइसो का मतलब सेम समझ लीजिए। ठीक है, वो कंपाउंड कार्बन के जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाएं, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं, और उसकी इसी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया है ब्यूटेन, अब तुम्हें ये ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब चीजें सिखाएंगे अभी आगे। सबसे पहले तो ये समझ लो 4 कार्बन और बहुत सारे, जब आसपास सारे हाइड्रोजन हो और सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो ब्यूटेन है। अब इस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि सारे कार्बन सीधे सीधे जोड़ दिए और हाइड्रोजन लगा दिए, मतलब ये क्या है? C4 है, और हाइड्रोजन देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया C4H10। अब मैं अगर इसी चीज को यहाँ पे देखूं, आपको 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, इसका भी फॉर्मूला हुआ C4, और इस पे हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इन दोनों के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है? इसका भी यही फॉर्मूला है, इसका भी यही फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये सीधा स्ट्रक्चर है और ये थोड़ा टेढ़ा है, मतलब ब्रांचिंग में जा रहा है। तो जब ऐसी फॉर्म्स दिखती हैं जिसका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग है, तो उन्हीं को हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे आपसे एग्जाम में बोलेंगे कि पेंटेन के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाइए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाइए इसका, तो आप क्या करोगे? पहले पेंटेन के 5 कार्बन लगा के सिंपल ये दिखाओगे, फिर अगला दिखाओगे 1 कार्बन नीचे, फिर एक और कार्बन नीचे। ध्यान रखना 3 कार्बन से छोटी चेन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको बना के दिखाना होगा। ये हो गया
उसके बाद देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यार मैम क्या क्या नई नई चीजें लेके आ जाते हो। एलोट्रॉप्स, ये आइसोमर, पॉलीमर, कुछ नहीं है, आसान है, ध्यान से देखो, रोया मत करो। एलोट्रॉप्स क्या होता है? सबसे पहले तो एलोट्रॉप्स का मतलब समझिए। किसी भी एलिमेंट की बात हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे कार्बन की हो रही है, तो जो एलिमेंट है उसकी अलग अलग फॉर्म्स, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी तो मैच करती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है। मतलब वो देखने में बिल्कुल अलग है लेकिन केमिकली उसका जो बिहेवियर है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। मैं सेम नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सिमिलर, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उनको बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स। तो जो कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आपको लर्न करने हैं। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरिन। और इसको आप अकेला फुलरिन भी बोलोगे तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। लड़कियों का सबसे फेवरेट होता है डायमंड। तो डायमंड क्या है? अब ध्यान से समझना, डायमंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो आप। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये मतलब हुआ, आपको डायमंड का स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने यहाँ पे कि एक कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ा है, 2 3 4, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। और इसी तरह से अगर आप दूसरे कार्बन को देखो, किसी भी और कार्बन को देखो, हर कार्बन आगे 4 से जुड़ा मिलेगा आपको। तो इस तरह से जुड़ते 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 पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है? द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट वेरी हार्ड सब्सटेंस। अब क्योंकि यार ये कार्बन की आपको पता है वैलेंसी ही 4 है, उसके पास 4 ही बॉन्ड होते हैं, वो 4 जगह से ही जोड़ सकता है जिसको जोड़ना चाहे। तो अगर उसकी चारों की चारों साइड्स कवर हो गई, हर जगह से वो घिर गया, तो वो बहुत ही ज्यादा ठोस, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा और बहुत हार्ड भी हो जाएगा। सो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होगी कि कार्बन बहुत हार्ड, डायमंड, कार्बन की जो डायमंड फॉर्म है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाली बात क्यों बोली इसने? ये इसलिए बोली कि अगर इसकी सारी साइड्स ही कवर हो गई हैं, हर जगह से इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली यूज्ड हो गए, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस करेगा भाई? कहाँ से होगी इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसी वजह से डायमंड क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हमें ये वाली डायमंड फॉर्म लेके आनी, तो प्योर, बिल्कुल प्योर कार्बन को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रख के हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्बन। और अब पढ़ते हैं इसके यूजेस। हार्ड होने की वजह से इसका जो यूज होता है वो कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स के अंदर होता है। सड़कें वगैरह ड्रिल करते टाइम और पहाड़ काटने में भी इवन हम डायमंड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ब्रिलियंट शाइन होने की वजह से इसको ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। हाय, कोई ऐसा बस हार ला दे, और क्या चाहिए जिंदगी में? इतना सुंदर डायमंड का हार मिल जाए तो हमें क्या करना है ना? कुछ नहीं करना, बिछ जाएंगे कदमों में जिसने दे दिया। पर नहीं देगा कोई, अपने आप कमाना भाई। अगला देखिए, डायमंड इज यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आईज। अब ये जो तुम्हें यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स के पास होता है। जब किसी की आंखों में मोतियाबिंद, कैटरैक्ट हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये इसके यूजेस हो गए। अब पढ़ते हैं आगे ग्रेफाइट। जैसे तुमने डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पढ़ा, अब तुम ग्रेफाइट का पढ़ोगे। दोनों के बीच कंपैरिजन भूलना मत, पूछ भी सकते हैं आपसे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम आगे 3 कार्बन से जुड़ा होता है। उसमें क्या था? हर कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इसमें क्या है? वो 3 से जुड़ा है। उसमें 4 से जुड़ा था तो वो 3D स्ट्रक्चर बना रहा था, इसमें 3 से जुड़ा है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो ध्यान से। यहाँ आपको मैंने कार्बन दिखा दिया और वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। तुम कहोगे ये बना कैसे है? तो ये ऐसे बना, देखो ध्यान से। जैसे ये मैंने एक कार्बन देखा, अब इस कार्बन को मैं देख रही हूँ 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। फिर इसी कार्बन, अगले वाले कार्बन को देखूंगी तो ये भी 1, ये 2 और ये 3 से जुड़ा है। ऐसे इसको देखो आगे 1 2 और 3, फिर इसको देखो 1 2, है ना, ये आगे खाली छोड़ा, ये 3।
तो इस तरह से ये क्या बना देता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देता है। अब तुम कहोगे फिर मैम चौथा वाला जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो कहाँ जाता है, तो वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। अब अपने आप अंदाजा लगा लो, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 3 ही कार्बन एटम्स आगे जुड़ रहे हैं और चौथा वाला पार्ट इसका फ्री है, दैट इज व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, क्योंकि उसमें हर जगह से वो जुड़ा जुड़ा था डायमंड के अंदर, तो वो ठोस बहुत ज्यादा सॉलिड बन गया था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड था। लेकिन क्योंकि ये क्या है, एक जगह से खाली है तो वहां पे थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो ये किन फोर्सेस से जुड़ा है, ध्यान रखना कि आपसे पूछ लेते हैं। तो ये इसके अंदर कौन सी फोर्सेस होती है, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से जो ये लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट को एज ल्यूब्रिकेंट यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी और स्मूथ बन जाता है। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं क्या यूजेस हैं ग्रेफाइट के। अभी अभी तुम्हें बता दिया कि एज ल्यूब्रिकेंट इसका यूज होता है, लेकिन एज ड्राई ल्यूब्रिकेंट होता है, क्योंकि जो ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेंट होता है ग्रेफाइट का वो नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी से उड़ता नहीं है, ठीक है, उसके वेपर्स नहीं बन पाते फिर, तो इसी वजह से ड्राई ल्यूब्रिकेंट का यूज हो जाता है। एक और यूज क्या है इसका, कि इसको पेंसिल के अंदर यूज किया जाता है। ये जो आपको ग्रेफाइट का पत्थर पूरा दिखाई दे रहा है, पेंसिल के अंदर जो लीड बनती है वो ग्रेफाइट की बनती है। तीसरा यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड इन द सेल्स, ठीक है। आपके घर में सेल होते हैं, कभी उसके ऊपर का रैपर उतार के देखना, उसमें बीच में से काला काला सा ये निकल जाता है। सो ये हो गए इसके यूजेस। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे फुलरीन के बारे में, या फिर बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है। तो ज्यादातर देखो इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने ग्रेफाइट और डायमंड पे पूछे जाते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो फुलरीन क्या है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म जो फुलरीन यहाँ पे बात की जा रही है वो क्या होती है, वो होता है 60 कार्बन एटम्स का एक क्लस्टर, एक झुंड, ठीक है, जिसको इस तरह से जोड़ा हुआ होता है कि वो हमें देखने में स्फेरिकल मॉलिक्यूल लगता है। मतलब जैसे फुटबॉल रखी हो किसी ने हमारे सामने, इस तरह से वो जुड़ जाता है, लाइक दिस, ठीक है। ये आपको फुलरीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया है। तो ये इस तरह से सारे जुड़ जाते हैं, और इसका जो नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है ना फुलरीन, ये रखा गया था अमेरिकन एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। उन्होंने ये एक इस तरह का डिजाइन तैयार किया था, जो कि देखने में कैसा लग रहा है, इसी के जैसा लग रहा है। तो इसका जो नाम पड़ा फुलरीन वो उन्हीं की वजह से पड़ गया था, ठीक है। जो फुलरीन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं लेकिन टोटली अनरिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। आगे देखते हैं यूजेस क्या है इसके, फटाफट देख लीजिए। कॉस्मेटिक्स में, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में, सरफेस की कोटिंग में, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फुलरीन का यूज किया जाता है। तो अभी तक इंग्लिश बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। टेलीग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए ये हमारी आईडी है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ये आपके सामने आईडीज लिखी हुई है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अब जब कार्बन चैप्टर में आप पढ़ोगे मेनली वो इसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो एक बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड की। तो ध्यान रखना, जो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन का होना जरूरी है, ठीक है, वो कार्बन के कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे भी आपको कार्बन दिख रहा है, इन सब के अंदर आपको कार्बन दिख रहा है, भले ही उसके साथ 10 और चीजें पड़ी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन का होना जरूरी है। तो ये सारे हो गए कार्बन के कंपाउंड्स। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी हो, ठीक है, दोनों चीजें हो। जैसे अब इसमें नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे C2H5OH तो ये होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन्स की, तो ध्यान से समझो ऑर्गेनिक में और हाइड्रोकार्बन्स में क्या फर्क है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए ओनली, और इसके अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट, कोई भी दूसरी चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे CH4 दिख रहा है, CH4 के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन क्या और कोई चीज दिख रही है, नहीं। सो इट मीन्स दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये कंप्लीटली और प्योर एक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
तो ध्यान से समझिए हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स दो फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं, कैसे, असाइक्लिक और साइक्लिक, या फिर आप ये कह सकते हो ओपन चेन या क्लोज चेन, इसको आप क्लोज चेन भी कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, आपको एल्केन करना है, एल्कीन करना है, एल्काइन करना है, और यहाँ से साइक्लो एल्केन्स, मतलब ये सिर्फ एलिसाइक्लिक फॉर्म, जिसके अंदर आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। होता तो ये भी बहुत आसान सा है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी नहीं है। और एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब मैं समझा देती हूँ, एरोमा मतलब जिसका खुद का ही एक एरोमा, अलग खुशबू होती है, ठीक है। पर आपको इसको भी इतना डिटेल में नहीं करना है। हाँ, एक स्ट्रक्चर है बेंजीन का जो ज्यादातर पूछा जाता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। 6 कार्बन, ठीक है, 6 के 6 कार्बन आपको इस तरह से जोड़ने हैं हेक्सागोनल शेप के अंदर। ये मैंने 6 कार्बन जोड़ दिए, लेकिन अब आपको इसके बॉन्ड्स पूरे करने के लिए आपको ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड लगाने होते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड लगाने के बाद और आपको यहाँ पे हर एक पे एक एक हाइड्रोजन लगाना होता है। तो ये बस आपसे स्ट्रक्चर पूछ लिया जा सकता है, पर इतना भी नहीं पूछा जाता, बस पता होना जरूरी है। अगर आप कार्बन के बॉन्ड्स देखो तो सारे बॉन्ड्स अब पूरे हो चुके हैं। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ने से पहले तक 1 2 3 ही बॉन्ड थे, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ने के बाद 4 हो गए। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। तो चलिए अब पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में। सो सबसे पहले बता दूं, एल्केन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, और एल्काइंस में भी एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा। तो ये है 3 फॉर्म्स जो आपको पढ़नी है। सो शुरू करते हैं। देखो, जैसे थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर आया था ब्यूटेन नाम का, तो मैंने तुम्हें कहा था बेटा एक बार याद कर लो कि बस इसमें 4 कार्बन होते हैं, उनको जोड़ा गया और आसपास हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये वही चीज है, जब आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन है तो उसका नाम कैसे रखा जाएगा, 2 है तो उसका नाम कैसे रखा जाएगा। अब यार थैंक्स टू सीबीएसई तुम्हें नॉमेनक्लेचर से तो छुटकारा मिल गया, नामकरण तो तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर हट चुका है इस बार के लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी, तुम्हें इनके थोड़े बहुत रूल्स पता होने जरूरी है। तो जो नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ छोटी सी एक चीज बता दो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर एक ही कार्बन है, तो उसके नाम के आगे मिथ लग जाता है, ठीक है, METH। 2 कार्बन है तो इथ, 3 के लिए प्रोप, देन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। अगर नॉन और डेक के बाद भी पूछना चाहते हो तो 11 के लिए डूडेक, और फिर आ जाता है अनडेक, ठीक है, डूडेक और अनडेक। ये होते हैं 12, पर तुम्हें 10 करने हैं, बहुत है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं एल्केन, एल्कीन और अल्काइन को समझाना चाहती हूँ तो तुम्हें कैसे समझना है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का बस ध्यान रखो, इसमें सिंगल बॉन्ड होने जरूरी है, इसमें डबल होने जरूरी है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होने जरूरी है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लर्न करना है तुम्हें एल्केन के लिए, वो है CnH2n+2। एल्कीन्स के लिए होता है CnH2n, और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। ये तीनों फॉर्मूले आपको क्यों करवाए मैंने, ताकि आप इसकी कंपाउंड्स निकाल सको, उसका फॉर्मूला निकाल सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथ है, अब देखो एल्केन है तो मिथ के आगे एन लगा देना, एल्कीन मतलब कोई डबल बॉन्ड वाला होगा तो ईन लगा देना, और कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा तो आइन लगा देना। समझ गए, इतनी सी बात, छोटी सी बात है। अब देखो, अगर मैंने एक कार्बन निकाला तो मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगी, ठीक है, तो ये बन गया C1, और H2 मल्टीप्लाई 1+2 मतलब 2+2 कितना हो गया 4। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया CH4। C1H4 की जगह आप सीधा बोलिए CH4। तो मैं अगर CH4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी तो आप इजीली बना सकते हो। कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 4 हाइड्रोजन से जोड़ा जा रहा है जिनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपने कर दिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से जोड़ दिया, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो तुम खुद देख रहे हो इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स है। तो इसका नाम क्या बनेगा, बनाइए। मिथ तो हो गया एक कार्बन के लिए, आगे क्या लगा देना है, ये क्या लगा देना है, मिथेन बन जाएगा। समझ गए इस चीज को।
अच्छा, अब ध्यान रखना, जब मैं एल्कीन और अल्काइन की बात करूंगी तो इसमें 1 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता है। रीजन बताती हूँ। आप इसमें 1 पुट करिए, ये बना C और ये बना H2, मतलब CH2। CH2 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगी तो वो बनेगा ये, कहीं डबल बॉन्ड नहीं बना, इसका मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि इसका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही इसके लिए करूंगी तो ये तो अकेला C बन रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर की। अगर मैं n की जगह 2 पुट करती हूँ, तुम खुद निकालो, n की जगह मैंने पुट किया 2, ये बन गया C2। 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, ये बन गया C2H6। अच्छा, अगर मुझे इसका नाम बनाना हो तो इथ तो हो गया, 2 कार्बन है, एन लग जाएगा आगे, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड के लिए बन गया इथेन। इसका थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रक्चर भी देखा था इथेन का, किस तरह से बनाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया भी था। तो बस आपको क्या करना है, 2 कार्बन लेके और हाइड्रोजन 6 लेके सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। उसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी आपको समझाया था। अब देखो, बहुत ही इजीली याद करवाने का एक तरीका बता रही हूँ। बार बार एन 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 पुट करने की बजाय आपको क्या करना है, आप तीसरे कार्बन पे जाओगे तो उसके साथ हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे कितने, जो पहले वाला था उससे 2 बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे 4 था तो मैंने 6 कर दिए, और यहाँ पे 6 है तो मैं क्या कर दूंगी 8। ऐसे ही एक कार्बन बढ़ाते जाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, सबके अंदर यही चीज करनी है आपको। अब इसके अंदर लाओ, ये वाली चीज इसी के अंदर लेकर आओ। यहां अगर CH4 था तो इधर CH2 बना, यहाँ पे अगर C2H6 है तो इधर बन जाएगा C2H4। बस इससे 2 का हाइड्रोजन कम होता है। फिर यहां बन जाएगा C3H6, 2 हाइड्रोजन कम, लेकिन इससे 2 हाइड्रोजन ज्यादा। बस समझते जाओ, यहां से 2 हाइड्रोजन -2 कर दो हाइड्रोजन, और इधर क्या कर दो प्लस का 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ। समझ रहे हो ये वाली चीज, कार्बन सेम रह रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन घट रहे हैं, यहाँ कार्बन बढ़ रहा है हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। तो बस इसी तरह से आप इजीली निकाल लोगे। ऐसे ही इसका मैं निकालूं अगर C2 वाला, तो ये बन जाएगा C2H2 और 2 हाइड्रोजन कम कर दो, ये बन जाएगा C3H4 और हाइड्रोजन 2 कम कर दो। तो बस आप इसी तरह से इसको निकालते जा सकते हो। इसके स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगी जिससे आपको सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने ये ले लिया C5H12, तो मैं बनाती हूँ 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 हाइड्रोजन। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, किसका, पेंटेन का। तो पेंटेन के स्ट्रक्चर में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारे के सारे बस हाइड्रोजन जुड़े हैं और सब कुछ सिंगल बॉन्ड से सब कुछ हो गया पूरा, है ना। लेकिन अगर मुझे क्या करना पड़े, पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़े और पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाना पड़े, सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला पेंटीन का। तुम खुद सोच सकते हो, अगर मैं सब में 2 हाइड्रोजन कम कर रही हूँ इधर की तरफ जाते हुए राइट साइड, तो इसका भी 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो कितना बनेगा 10, और इधर और आगे जाओगे तो इसके कितने कम हो जाएंगे, 2 और कम हो जाएंगे तो 8। तो बस अब यही चीज करिए। मुझे अब बनाना है C5H10। अब तुम सोचोगे मैम H10 करते हैं तो 2 हाइड्रोजन हटा दो, सिंपल है। मान लो तुमने 2 हाइड्रोजन तो हटा दिए, लेकिन क्या ये वाली चीज सोचिए कि उसके बॉन्ड्स पूरे हैं या नहीं। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ करके। अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटा दूं, मैं यहाँ से इरेजर लेती हूँ और मैंने क्या कर दिए, ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए। अच्छा, अगर मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या तुम्हें ये देखने में सही लग रहा है स्ट्रक्चर? ध्यान से देखो, जो कार्बन ये वाले दोनों हैं, क्या इसके बॉन्ड्स पूरे हैं, ये 1 ये 2 ये 3, इसके 3 ही बॉन्ड है, और इधर से इस कार्बन के भी 1 2 3। क्या 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन के? बिल्कुल भी नहीं होते। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक और बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो मतलब 2 हाइड्रोजन अगर निकलते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। 2 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 बॉन्ड या फिर 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया पेंटीन का स्ट्रक्चर। पेंट यहाँ पे ईन बन गया, ईन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अब करते हैं बात C5H8। अब H8 आया तो भाई और बताओ फिर मुझे क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन और कम करने हैं। अब यहाँ से ये करा मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से, क्या अब देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स पूरे हैं? कार्बन को काउंट करो, एक ये वाला कार्बन देखो,
1 2 3, 3 ही बॉन्ड है। इस कार्बन के देखिए 1 2 3, 3 बॉन्ड है। कैसे पूरा करेंगे, कर दो यहाँ पे एक और बॉन्ड पूरा। समझ गए ये चीज? तो 2 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 सिंगल बॉन्ड, है ना। जितनी बार भी तुम 2 हाइड्रोजन हटा रहे हो उतनी बार तुम यहाँ पे बीच में बॉन्ड लगाए जा रहे हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा पेंटाइन का स्ट्रक्चर। पेंटाइन, पंडताइन नहीं, पेंटाइन। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए अब क्या करना है अब हमें। साइक्लोएल्केन्स। देखो तुम्हें मैंने ऑलरेडी बोला था कि एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है, और अब तुम्हें पढ़ना है साइक्लोएल्केन। साइक्लो वर्ड जुड़ते ही डरने की कोई भी बात नहीं है। एल्केन का मतलब तो वही रहेगा, बस साइक्लो का मतलब क्या हो जाएगा, रिंग फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। देखो दोनों के अंदर ना बस छोटा सा फर्क और याद रख लेना, बस एक चीज तुम ध्यान से सुनो। जैसे मैं अगर इसको साइक्लोप्रोपेन ना बोलते हुए सिर्फ प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं बनाऊंगी ये 1 2 3 और मैंने हर तरफ से इसको हाइड्रोजन से जोड़ दिया, यही बनेगा ना इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें हाइड्रोजन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर इसमें काउंट करिए 2 4 और 6। सिर्फ हाइड्रोजन्स का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, समझ गए। जब आप किसी को रिंग फॉर्म में जोड़ दोगे तो 2 हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड भी तो बना देंगे ना, तो बस उसी चीज को यहाँ पे यूज कर लिया गया। तो अगर मैं 3 कार्बन ऐसे दिखा दूं तो तीनों कार्बन को मैंने पहले तो बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेने की कैपेसिटी रहेगी ये सभी के पास, क्योंकि 2 बॉन्ड तो इन सबके पूरे हैं, 2 और कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ भी 2 लग जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो सेम इस केस में, सेम आपको हर केस में करके देखना होगा। सो दिस इज जस्ट डन बाय प्रैक्टिस ओनली। आगे देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी पहले से एक आपके पास कंपाउंड फॉर्म है, उसके अंदर कोई हमने अलग से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ दिया है, जिससे अब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लार्जली अफेक्ट हुई है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल गई है, वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ध्यान से पढ़िए इसकी डेफिनेशन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का पता चलता है भी आखिर ये कौन सी चीज है, क्या बला है, कहाँ से आई है। तो बस ये है फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है हेलोजन, जिसको आप एक्स से डिनोट करते हो, यहाँ पे एक्स लिखा नहीं है पर आप समझ लीजिए कि जब एक्स की बात हो रही है, एक्स का मतलब है हेलोजन। हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इन सब के लिए आपको कैसे नाम को लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बजाय सिर्फ हाइड्रोजन लगा देती तो ये प्रोपेन होता। देखिए इसके नाम में प्रोपेन लिखा रहा है, लेकिन क्लोरीन के जुड़ने से इसकी एक प्रॉपर्टी अलग ही होगी, ये हेलोजन है, ठीक है। तो हेलोजन के लिए जो आपको प्रीफिक्स लगाना है, जो उसके लास्ट वाले नाम के आगे जो हमें लगाना पड़ता है, वो प्रीफिक्स सफिक्स आपको लर्न करने होंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले लगता है, सफिक्स क्या होता है, बाद में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे क्या, क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, अगर यही एफ होता तो फ्लोरो, और आई होता तो आयोडो, ठीक है। तो ये चारों आपको यूज करने हैं। ऐसे ही आता है अल्कोहल, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। अरे यार पीने पाने की बातें मत करो, तुम अभी छोटे हो। तो ये वही अल्कोहल है जनाब। अल्कोहल की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तुम कौन सी अल्कोहल पीते हो और कौन सी पूछी जा रही है, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आपके सामने जो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो अल्कोहल का है क्या। देखो सबसे पहले याद रख लो सफिक्स, मतलब लास्ट में आपको OL लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से 3 कार्बन लेके हर एक को हाइड्रोजन से जोड़ दिया, लेकिन इधर वाले पे सिर्फ OH लगा दिया। तो यही तो OH जो है वही तो अल्कोहल को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि अल्कोहल बन गया अब ये। तो अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन होता तो इसका नाम होता प्रोपेन, लेकिन OH जुड़ने की वजह से इसका नाम बन गया प्रोपेनॉल। क्या बन गया, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन में ई जो था उसको हटाने के बाद ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्लियर हो गई ये चीज। अच्छा अब तीसरा वाला आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स है अल,
उसमें था ओल, इसमें है अल, मतलब एल लगाना है आपको। तो इसका ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, ये CHO ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। CHO को कैसे दिखाया जाता है, CH तो नॉर्मली लिखा जाता है और O डबल बॉन्ड से जुड़ता है। बॉन्डिंग आपको बहुत ध्यान रखनी है। और जो ये वाला पार्ट होता है ये आगे जुड़ा हुआ है किसी से भी पूरे स्ट्रक्चर से। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। जस्ट अ मिनट, मैं रब कर दूं थोड़ा सा। 3 पार्ट्स थे इसलिए 3 कार्बन थे इसलिए हो गया प्रोपेन। लेकिन आगे, इसके आगे जो ये ग्रुप जुड़ा दिख रहा है तुम्हें, ये CHO ग्रुप होने की वजह से इसके पास लग गया अल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। ऐसे ही 4 कार्बन होते तो बन जाता ब्यूटेनल, 5 होते तो पेंटेनल, बस इसी तरह से बढ़ता जाता है। अगला ग्रुप है आपका कीटोन। कीटोन क्या होता है, कीटोन का जो सफिक्स है वो है ओन। प्लीज इसको वन मत पढ़ना, ये है ओन, ठीक है। अब देखिए ये होता है इसका ग्रुप CO, C डबल बॉन्ड O, जो कि हमेशा बीच में लगा होगा, इसके आसपास कार्बन की चेन्स होंगी, ठीक है। कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं। तो टोटल ऑफ कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम प्रोपेन बना। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, कीटोन का, तो कीटोन के ग्रुप होने की वजह से लास्ट में जो सफिक्स लग गया वो क्या लग गया, ओन, तो इसका नाम बन गया प्रोपेनॉन। और लास्ट जो ग्रुप आपको पढ़ना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में आप बहुत सारा पढ़ भी चुके हो, एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, जैसे इथेनोइक एसिड, ये वो सब सुने हैं आपने। तो ये क्या है, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये। अब तुम सोच रहे होगे मैम ये CO तो कीटोन में भी आया था, OH तो अल्कोहल में भी आया था, लेकिन ध्यान रखना जो ये CO है ये हमेशा बीच में आएगा तो कीटोन होगा, और अगर ये CO और OH दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो ये ओइक एसिड वर्ड से आपको खत्म करना है, ठीक है। तो क्या बना, ये 3 कार्बन है तो बना प्रोपेन, ई हटा के क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। सो ये इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। आगे देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है। कुछ भी नहीं है होमोलोगस सीरीज में, आपको बस सबसे पहले इसका मतलब समझना है। होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, सेम चल रहा है जो। तो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अगले वाला जो उसका कंपाउंड होता है उसमें और उसके अंदर दोनों में सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है, 14 यूनिट मास का फर्क होता है। 14 यूनिट कैसे, एक कार्बन का 12 मास होता है और 2 हाइड्रोजन का होता है 2, तो ये बन गया 14 यूनिट। तो ये 14 यूनिट का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो लर्न कर लीजिए, जो होमोलोगस सीरीज में आपको कोई भी पूछा जाता है, ज्यादातर पूछे जाते हैं यार ये तीन और एक शायद ये कभी कभी, ठीक है। तो आपको फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी बता दिए। अब इसकी देखिए होमोलोगस सीरीज कैसे बनाते हैं, तुम्हें ऑलरेडी आती है, देखना तुम मिनट में बना लोगे। अब मैं 1 पुट करूंगी तो ये बन जाएगा CH4, इसके अंदर 1 पुट करूंगी ये बनेगा CH2, इसके अंदर 1 पुट करूंगी ये बनेगा C। तो इसके तो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है, अभी अभी बताया था। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि एल्कीन का या फिर एल्काइन का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप कौन सा होता है। तो आप प्लीज CH2 मत लिख देना, इसका फर्स्ट मेंबर ये होता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं आता। तो डबल बॉन्ड आएगा तभी वो एल्कीन होता है। तो ठीक है, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होना जरूरी है, डबल। एल्केन में कौन सा होना चाहिए, सिंगल। और एल्काइन में कौन सा होना चाहिए, ट्रिपल। ना तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना इसमें डबल बनता है, सो इसके फर्स्ट वाले जो कंपाउंड्स फॉर्म्स होती हैं स्ट्रक्चर उसके पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका बन जाएगा। ये देखो CH4, ये सारी तरफ हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अच्छा अब मैं अगले वाले पे बढ़ती हूँ। क्या करना है तुम्हें, एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, बढ़ा दिए। इसके लिए भी देख लो, कर सकते हो तुम, तो ध्यान से देखो, एक कार्बन बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, बन गया। इसमें बढ़ा दो एक कार्बन और इसमें कोई हाइड्रोजन था ही नहीं तो 2 ही बनेंगे, बन गई ये चीज। लेकिन इधर से इधर जाके देख लो, तुम्हें वही वाली ट्रिक दोबारा जो ऊपर मैंने पहले बताई थी कि यहाँ पे कार्बन तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन 2 कम होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन 2 कम होते जा रहे हैं, है ना। लेकिन नीचे आओगे
तो 1 कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, प्लस 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। बनाओ 3 और 8। इसका बनाओ सेम, प्लस 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। क्या बना? 3 6। इसमें भी सेम करो, प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस 2 प्लस 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, ये बना C3H4। सबका सेम चल रहा है। देखो इधर जाते जाते 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इधर जाते जाते 2 हाइड्रोजन कम हो गए, है ना इजी। तो ध्यान से देखते जाओ, फिर 1 सेकंड में तुम खुद ही बना लोगे। ये लो, ये लो, 1 मिनट नहीं लगा, ये सारी की सारी सीरीज हो गई कंप्लीट, है ना। अब इधर बना दो, 4 बन गया 8, 5 ये बन गया 10, ये बन गया 6 और 12। सेम यहाँ करो, 4 6 5 8 6 10। ठीक है, सबके अंदर डिफरेंस चेक कर सकते हो। 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, मतलब एडजेसेंट जो उसके कंपाउंड चल रहे हैं। तो बस आपको होमोलोगस सीरीज में यही करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने मास का, कितने यूनिट मास का डिफरेंस है, तो खुद काउंट कर लो, 12 और 2 14, 14 यूनिट्स। ठीक है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। दैट्स इट, ये थी आपकी होमोलोगस सीरीज। आपका चैप्टर जितना आपका सिलेबस था मैंने सारा का सारा करा दिया। अब आपको बस अपनी नॉलेज चेक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर I am expecting that you will give the answers in comments. So do comment and give your answer. ठीक है? So first question क्या है? C3H8 किस homologous series का पार्ट है? आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर एक हाइड्रोकार्बन के पास 4 कार्बन के एटम्स हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इफ इट इज एन एल्कीन। ठीक है, 4 कार्बन है तो उसका मॉलिक्यूलर क्या फॉर्मूला क्या होगा अगर वो एल्कीन है। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है और मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। बाय बाय एवरीवन, सब्सक्राइब इंग्लिश बाबा फॉर मोर वीडियोस एंड डू टेल मी क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।